मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर तहसील का एक छोटा सा गांव है, गोंदी खेड़ी चारण। यहाँ ज्यादातर लोग खेती किसानी और मसालों का छोटा मोटा काम करते हैं। 29 साल का देवकृष्ण पुरोहित भी यहीं रहता था। वह मिर्च मसालों का छोटा व्यापारी था। सुबह उठकर काम पर जाता, शाम को घर लौटता, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का लगता है कि देवकृष्ण जैसा मेहनती और सीधा लड़का आखिर किसकी साजिश का शिकार हो गया। दरअसल 7 अप्रैल 2026 की रात पूरा गांव सो रहा था। आधी रात के बाद देवकृष्ण पुरोहित के घर से अचानक चीखने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि आसपास के लोग घबराकर तुरंत उस घर की तरफ दौड़ पड़े। जब लोग अंदर पहुंचे तो कमरे का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बिस्तर पर देवकृष्ण खून से लथपथ पड़ा था, जबकि उसकी पत्नी, मां और बहन रो रो कर बुरी हालत में थीं। सबको लगा डकैती का मामला है, लेकिन पुलिस जब पहुंची तो उनको कुछ और ही शक होने लगा। जांच में एक छोटा सा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी पलट दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करेंगे ऐसे मामले की जो सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में रहा था। हो सकता है आपने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना या देखा हो। ये मामला एक छोटे से गांव का था, जहां लोग शायद सोच भी नहीं सकते थे कि उनके गांव में ऐसी वारदात हो सकती है। जिसके बाद सुबह होते होते पूरे गांव में बस उसी घटना की चर्चा होने लगी। देवकृष्ण के पिता गांव में किराने की छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन साल 1995 में उनकी अचानक मौत हो गई। उस समय देवकृष्ण की उम्र सिर्फ 2 साल थी, जबकि उसकी बहन ज्योति उससे भी छोटी थी। पति के जाने के बाद मां खींची बाई पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। गांव में रहने वाले बड़े भाई के सहारे उन्होंने जैसे तैसे बच्चों को बड़ा किया। उसने मसालों का छोटा सा काम शुरू किया और मेहनत करके उसे आगे बढ़ाने लगा। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। मां को लगा कि अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए, इसलिए रिश्तेदारों में बात शुरू हुई। फिर 1 अप्रैल 2015 को देवकृष्ण की शादी महाराष्ट्र के पन्ना खेड़ी गांव में रहने वाली प्रियंका से कर दी गई। शादी के समय प्रियंका की उम्र सिर्फ 15 साल थी, इसलिए शादी के बाद वह अपने मायके में ही रही। गांव की परंपरा के मुताबिक कुछ साल बाद गौना हुआ, जिसके बाद 2020 में उसे पहली बार ससुराल भेजा गया। 6 और 7 अप्रैल 2026 की रात घर में सिर्फ 4 लोग थे। देवकृष्ण, उसकी पत्नी प्रियंका, मां खींची बाई और बहन ज्योति। रात काफी हो चुकी थी और पूरा गांव सो रहा था। तभी अचानक देवकृष्ण के घर से रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबराकर तुरंत घर की तरफ भागे। जब लोग अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। देवकृष्ण अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा था। उसकी मां, बहन और पत्नी प्रियंका जोर जोर से रो रही थीं। गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ देर पहले तक सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। लोगों को तुरंत लगा कि मामला गंभीर है, इसलिए बिना देर किए पुलिस को खबर दी गई। थोड़ी ही देर में राजौद थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस जब घर पहुंची तो सबसे पहले देवकृष्ण की मां से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी ज्योति के साथ एक कमरे में सो रही थी, जबकि देवकृष्ण और प्रियंका अलग अलग कमरों में थे। मां ने पुलिस को बताया कि रात में पड़ोस की एक महिला का फोन आया था। उसने कहा कि जल्दी से देवकृष्ण के कमरे में जाकर देखो। इसके बाद वह बेटी के साथ वहां पहुंची, जहां उन्होंने देवकृष्ण को खून से लथपथ हालत में देखा। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय प्रियंका दूसरे कमरे में हाथ पैर बंधे हुए हालत में मिली थी। अब पुलिस को लगा कि पूरी घटना के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी शायद प्रियंका ही दे सकती है। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि आधी रात को 4 लोग घर में घुस आए थे। उन्होंने पहले उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर घर में लूटपाट करने लगे। प्रियंका की बात सुनकर शुरुआत में मामला डकैती का लग रहा था, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पूरी तरह सही नहीं लग रही थी, बल्कि सोच समझकर की गई हत्या लग रही थी। अगर सच में डकैत घर में घुसे होते और लड़ाई हुई होती तो कमरे का सामान इधर उधर बिखरा मिलता, टूट फूट दिखाई देती और देवकृष्ण की लाश बिस्तर के बजाय नीचे फर्श पर मिलती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देवकृष्ण अपने बिस्तर पर ही पड़ा था, जिससे लग रहा था कि उस पर हमला अचानक किया गया, शायद तब जब वह गहरी नींद में था। साथ ही उसके सिर पर जिस तरह से वार किए गए थे, उन्हें देखकर पुलिस को साफ समझ आ रहा था कि हमला करने वाले सिर्फ डराना नहीं चाहते थे। वार इतने खतरनाक थे कि उनका मकसद सीधे उसकी जान लेना था। इसके बाद पुलिस ने परिवार के हर सदस्य से अलग अलग कमरे में पूछताछ की।
प्रियंका के बयान बार बार बदल रहे थे। कभी वह कहती 4 डकैत थे तो कभी 3। उसके हाथ पैर बंधे होने का तरीका भी उसकी कहानी से मैच नहीं कर रहा था। अब पुलिस को मामला थोड़ा अलग लगने लगा था, इसलिए उन्होंने घर की अच्छे से तलाशी शुरू की। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस को वही जेवर और पैसे घर के अंदर ही मिल गए जिन्हें लूट लिया गया बताया जा रहा था। बस यहीं से पुलिस का शक और बढ़ गया। उधर पुलिस गांव के लोगों से भी बात कर रही थी। इसी दौरान उन्हें धीरे धीरे घर के बारे में कई बातें पता चलने लगीं। गांव वालों का कहना था कि शादी के बाद से ही प्रियंका की अपने पति और घर वालों से ज्यादा नहीं बनती थी। लोगों ने पुलिस को बताया कि गौना होने के बाद भी प्रियंका बहुत कम समय ससुराल में रहती थी। वह कुछ दिन रुकती और फिर कभी मायके तो कभी अपनी नानी के घर चली जाती थी। कई कई महीने तक वापस नहीं आती थी। इतना ही नहीं, घर में रहने को लेकर उसकी अपनी अलग शर्तें भी थीं। जैसे कोई उसका मोबाइल नहीं छुएगा और उससे घर के काम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। धीरे धीरे पुलिस को लगने लगा था कि घर के अंदर का मामला उतना सीधा नहीं है जितना शुरुआत में दिखाई दे रहा था। घर वालों का कहना था कि प्रियंका ज्यादातर समय फोन पर ही लगी रहती थी। वह न तो देवकृष्ण से ठीक से बात करती थी और न ही घर के बाकी लोगों से ज्यादा घुलती मिलती थी। कई बार तो वह देवकृष्ण के साथ एक कमरे में भी नहीं सोती थी। देवकृष्ण सीधा साधा लड़का था। शुरू में उसने रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल इतना खराब हो गया कि वह खुद भी चुप रहने लगा था। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देवकृष्ण की बहन ने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे मामले का रुख बदल दिया। उसने कहा कि प्रियंका का अपने ही रिश्ते में लगने वाले जीजा कमलेश पुरोहित के साथ अफेयर चल रहा था। परिवार वालों को पहले भी इस बात का शक हो चुका था। प्रियंका के मोबाइल में दोनों की चैट और कुछ निजी तस्वीरें भी देखी गई थीं। इसी बात को लेकर घर में पहले भी बड़ा झगड़ा हुआ था। बताया जाता है कि दोनों के बीच विवाद पहले से चल रहा था। घर के अंदर के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। बताया जाता है कि उस समय प्रियंका नाराज होकर मायके चली गई थी और करीब 3 साल तक वापस नहीं आई। बाद में जब लौटी भी तो अपने हिसाब से रहने की शर्तों के साथ लौटी थी। कई बार रिश्तों में छोटी छोटी दूरियां धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि पूरा परिवार टूटने लगता है। और यहां भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि 1 अप्रैल को ससुराल आने के बाद से प्रियंका एक रात भी देवकृष्ण के कमरे में नहीं सोई थी। अब तक पुलिस के सामने कई ऐसी बातें आ चुकी थीं जिनकी वजह से शक धीरे धीरे प्रियंका और उसके रिश्ते में लगने वाले जीजा कमलेश पुरोहित की तरफ जाने लगा था। उधर घर वालों ने देवकृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने प्रियंका का मोबाइल चेक किया। उसमें कमलेश से की हुई बहुत सारी कॉल्स और पुरानी चैट मिली। उसी रात पुलिस ने प्रियंका को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। शुरुआत में वह बार बार वही डकैती वाली कहानी दोहराती रही, लेकिन जब पुलिस ने उससे लगातार सवाल किए और जब पुलिस ने कमलेश का नाम लिया और सबूत दिखाए तो प्रियंका घबरा गई और आखिर में सारी बात कबूल कर ली। प्रियंका के सच कबूल करने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। छापेमारी करके कमलेश पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हत्या करने वाला सुरेंद्र उस समय फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका और कमलेश को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पूछताछ और जांच में धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी कि आखिर इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई और मामला यहां तक कैसे पहुंच गया। प्रियंका और देवकृष्ण का 2015 में बाल विवाह हुआ था, लेकिन विदाई नहीं हुई थी। इसी बीच प्रियंका की जिंदगी में 2018 में कमलेश की एंट्री हो गई। कमलेश पुरोहित राजगढ़ का रहने वाला था और रिश्ते में प्रियंका का जीजा लगता था। उसकी शादी प्रियंका के ताऊजी की बेटी से हुई थी। रिश्तेदारी की वजह से उसका प्रियंका के घर आना जाना लगा रहता था। पहले दोनों बस आम रिश्तेदारों की तरह मिलते थे, लेकिन समय के साथ उनकी बातचीत और नजदीकियां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसे लोग गलत मानते हैं। वहीं प्रियंका की शादी तो पहले ही देवकृष्ण से हो चुकी थी। शादी के करीब 4 साल बाद 2020 में उसका गौना हुआ और वह अपने पति के घर रहने चली गई। ससुराल आने के बाद भी प्रियंका का ज्यादातर समय फोन पर ही निकलता था। घर वालों का कहना था कि वह अक्सर कमलेश से बातें करती रहती थी। देवकृष्ण से भी वह ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन देवकृष्ण ज्यादा झगड़ा करने वाला इंसान नहीं था। वह चाहता था कि किसी तरह घर में शांति बनी रहे, इसलिए काफी बातें चुपचाप सहता रहा। प्रियंका कुछ दिन ससुराल में रहती, फिर मायके चली जाती। कई बार तो 2-2 महीने तक वापस नहीं आती थी।
शुरू में देवकृष्ण ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे भी ये सब परेशान करने लगा। जब उसने इस बारे में पूछना शुरू किया तो घर में झगड़े होने लगे। इसी दौरान कमलेश का भी घर आना जाना बढ़ गया। रिश्तेदारी की वजह से कोई शुरू में ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में घर वालों को ये बात अजीब लगने लगी, क्योंकि प्रियंका उसे अपने कमरे में ले जाकर लंबे समय तक बातें करती रहती थी। एक दिन सास ने इस बारे में टोका भी, लेकिन उसके बाद घर का माहौल और खराब हो गया। उधर देवकृष्ण की बहन को पहले से शक था। एक दिन उसने मौका देखकर प्रियंका का फोन चेक किया। फोन में कमलेश के साथ उसकी चैट और कुछ निजी फोटो थीं। यही बात जब देवकृष्ण को पता चली तो उसने प्रियंका से सवाल किए, लेकिन बात समझाने की बजाय वह नाराज होकर मायके चली गई। करीब 3 साल बाद प्रियंका फिर से ससुराल आ गई, लेकिन इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं था। घर में सब ठीक दिखता जरूर था, मगर रिश्तों में पहले वाली बात नहीं बची थी। धीरे धीरे देवकृष्ण को भी शक होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत में वह हर बात नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब प्रियंका बार बार मायके जाने लगी तो उसने इस बात पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। शायद प्रियंका को भी लगने लगा था कि अब ज्यादा दिन तक ये बातें छिपी नहीं रहेंगी। मार्च में होली का बहाना बनाकर वह मायके गई। वहीं जाकर प्रियंका और कमलेश ने ऐसा कदम उठाने की ठानी जिसके बाद सब कुछ बिखर गया। पुलिस के मुताबिक वहीं देवकृष्ण की हत्या की योजना बनाई गई। कमलेश ने अपने जान पहचान के सुरेंद्र सिंह नाम के एक बदमाश से बात की और पैसों का लालच देकर उसे इस काम के लिए तैयार कर लिया। कुछ दिन बाद प्रियंका वापस ससुराल आ गई। घर वालों को शायद बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बनाकर अपनाया, उसके मन में क्या चल रहा है। जांच में सामने आया कि पहले 4 अप्रैल की रात वारदात करने का प्लान था, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। फिर 7 अप्रैल की रात तय हुई। उस रात घर के लोग रोज की तरह सो गए। किसी को नहीं पता था कि कुछ देर बाद उसी घर में सब कुछ बदलने वाला है। पुलिस के मुताबिक रात में प्रियंका चुपचाप उठी और घर का दरवाजा खोल दिया, फिर वापस अपने कमरे में जाकर लेट गई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 1 बजे कमलेश अपने साथ सुरेंद्र को लेकर घर के अंदर आया। प्रियंका ने इशारे से देवकृष्ण का कमरा बताया। उस समय देवकृष्ण गहरी नींद में था। आरोप है कि सुरेंद्र ने उसी हालत में उस पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि इस काम के लिए सुरेंद्र को पहले ही कुछ पैसे दिए जा चुके थे। वारदात के बाद बाकी पैसे भी उसे दे दिए गए और वह वहां से निकल गया। इसके बाद पूरी घटना को डकैती जैसा दिखाने की कोशिश की गई। प्रियंका के हाथ पैर बांधे गए ताकि किसी को उस पर शक न हो। कुछ देर बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। आवाज सुनकर पहले घर वाले और फिर गांव के लोग वहां पहुंचे। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्रियंका को शायद लग रहा था कि पुलिस इस कहानी पर आसानी से भरोसा कर लेगी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसके कमरे से एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी बदल दी। यही छोटी सी गलती धीरे धीरे पुलिस को सच तक ले गई। कई बार इंसान सोचता है कि वह सब कुछ छुपा लेगा, लेकिन सच कहीं न कहीं कोई निशान छोड़ ही देता है। फिलहाल प्रियंका और कमलेश दोनों जेल में हैं। वहीं इस मामले का तीसरा आरोपी सुरेंद्र वारदात के बाद से फरार बताया गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। इस मामले में पुलिस जांच के दौरान मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड और आरोपियों के बदलते बयानों ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। फिलहाल मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। वहीं गांव के लोगों और कुछ सामाजिक संगठनों ने आरोपियों को मृत्युदंड देने और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही समझ आती है कि गलत रिश्ते आखिर में किसी का भला नहीं करते। शुरुआत में शायद इन लोगों को लगा होगा कि सब कुछ छुप जाएगा, लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं पाया। सबसे बड़ा नुकसान उस परिवार का हुआ जिसने अपना बेटा खो दिया। एक मां से उसका सहारा छिन गया और एक बहन ने अपने भाई को खो दिया। शायद प्रियंका को लगा था कि देवकृष्ण के हट जाने के बाद उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी और वह कमलेश के साथ रह पाएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि कमलेश पहले से शादीशुदा था और हत्या जैसा मामला ज्यादा दिन छिप भी नहीं सकता। कुछ पल के रिश्ते और गलत फैसलों ने आखिर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक तरफ देवकृष्ण ने बिना किसी गलती के अपनी जान गंवा दी, तो दूसरी तरफ अब बाकी लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। कई बार इंसान गुस्से या रिश्तों में इतना उलझ जाता है कि उसे सही गलत का फर्क ही दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे फैसलों का अंजाम आखिर में हमेशा दर्द ही देता है।